Hello guys, hope you are doing good. Guys, in this lecture we are gonna complete all the theory questions, relevant theory questions of this topic, that is a marginal costing. Very important from exam point of view, not only practical but also theory. Many questions asked from this topic, marginal costing. So without wasting any time, चलिएगा start करते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप चेक कर पा रहे हो, एक्सप्लेन एंड इलिस्ट्रेट कैश ब्रेक इवन पॉइंट. जी हाँ गाइस, हम लोगों ने जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखा था. आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है, जी हाँ, नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है गाइस आपका टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आइदर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशो या फिर कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी. ठीक है, सो हमारा ये नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है. लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है कैश ब्रेक इवन पॉइंट. कैश ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच योर टोटल कैश फिक्स कॉस्ट आर रिकवर्ड. I repeat, cash break-even point is a point at which your cash fixed cost recovered. Obviously, variable cost भी recover करना पड़ेगा. So जो आपका outflow होने वाला है, वो सारे cost जहां पे recover होता है, वो है आपका cash break-even point. Important point in that cash break-even point is that here, while calculating cash break-even point, you will have to ignore non-cash item like a depreciation. तो गाइस, कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन एट 1% कैपेसिटी से जो है वो आपका कैश ब्रेक इवन पॉइंट आता है. ठीक है, तो क्या बोलते हैं सर, हम नॉर्मल जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसके फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट की जगह पे यहां पे हम लोगों ने क्या फिट कर दिया, कैश ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कैश फिक्स कॉस्ट हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया. चलेगा, सो ये था अपना पहला क्वेश्चन. सो कैश ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया जहां पे आपके सारे की सारे जो आउटफ्लो है वो रिकवर हुआ है. ओके, आइएगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीए फाइनल में भी ओल्ड सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए थे. गाइस, क्वेश्चन है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. जी हाँ, क्वेश्चन इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस बीईपी चार्ट. आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, कुछ एजम्पशन बताने वाला हूं, बीईपी चार्ट का कुछ लिमिटेशन बताने वाला हूं. सो गाइस, पूरा ध्यान से ये सुनिएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एन एंगल क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन इन बीईपी चार्ट. जी हाँ, सीवीपी चार्ट बोलते हैं, बीईपी चार्ट बोलते हैं. आई रिपीट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. पहला लाइन है आपका सेल्स लाइन और दूसरा लाइन जो है वो आपका है टोटल कॉस्ट लाइन. जी हाँ, एक आपका सेल्स लाइन ऊपर अगर आप चेक कर पाएंगे वो आपका सेल लाइन है और नीचे जो है इसके नीचे ये जो चल रहा है गाइस आपका टोटल कॉस्ट लाइन है. तो यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो पेन से. जी हाँ, जो एंगल क्रिएट हुआ है इंटरसेक्शन ये दो लाइन की वजह से, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एंगल ऑफ इंसिडेंस बिगर द बेटर. आई रिपीट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिगर द बेटर. सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना वाइड रहेगा उतना प्रॉफिट का चांसेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि सर सेल्स और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट आता है. तो जितना एंगल आपका वाइड रहेगा इट विल बी बेटर, आपका प्रॉफिट पोजीशन ज्यादा रहेगा, यानी प्रॉफिटेबिलिटी का सिचुएशन ज्यादा रहेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो गाइज जितना बिगर द बेटर है, एंड प्लस ये जो एंगल क्रिएट हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट का वो जितना क्लोज टू ओरिजिन रहेगा उतना बेटर है, यानी जल्दी से आपका जो है वो फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया और आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो गया. तो ये है गाइज अपना आंसर फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस. जी हाँ, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. एक लाइन है आपकी टोटल कॉस्ट लाइन और एक लाइन है आपकी सेल्स लाइन. ठीक है, और हमने देखा था बिगर द बेटर. सो जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना सर जी आपका जो है वो प्रॉफिट का चांसेस ज्यादा रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका ज्यादा आएगा. चलेगा, नेक्स्ट वन. और एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना क्लोज रहेगा ओरिजिन को उतना बेटर है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, वो जो पॉइंट क्रिएट हुआ है ना गाइस, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट. सो जितना क्लोज रहेगा सर जी ओरिजिन का उतना जल्दी आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्टार्ट हो जाएगा और आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे. चलिएगा, सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस. बढ़ते गाइस अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है एजम्पशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. जी हाँ, एजम्पशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. सर लेट्स डिस्कस एजम्पशन एंड लिमिटेशन ऑफ सीवीपी एनालिसिस और सीवीपी चार्ट, बीपी चार्ट, इसको कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग. गाइस, सबसे पहला जो एजम्पशन है, हम लोग ये चार्ट पूरा डिस्कशन करते हैं. एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे मैंने आउटपुट लिया हुआ है, वाई एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे हम लोगों ने कॉस्ट लिया हुआ है या फिर सेल्स लिया हुआ है.
आई रिपीट, वाई एक्सिस पे रुपीस टर्म्स के अंदर हम लोगों ने कॉस्ट लिया है या फिर सेल्स लिया है, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने आउटपुट लिया है। सबसे पहला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो वेरिएबल कॉस्ट लाइन है। वेरिएबल कॉस्ट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगा, सिंपल रीजन ये है, इफ यू आर गोना मैन्युफैक्चर 0 यूनिट, आपका वेरिएबल कॉस्ट 0 आएगा। देन सर जी आपका जो फिक्स कॉस्ट है इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितना भी क्वांटिटी नीचे आप मैन्युफैक्चर करो आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम आएगा। देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट का लाइन है यहां से आपका टोटल कॉस्ट लाइन जो है वो स्टार्ट होएगा। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये आपका टोटल कॉस्ट लाइन है। ऑब्वियसली जो सेल्स लाइन है वो भी आपका ओरिजिन से स्टार्ट होएगा, अगर 0 क्वांटिटी बेचते हो तो सेल आपका 0 आएगा, और जैसे से आउटपुट बढ़ते जाएगा, सेल्स क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, आपका सेल जो है वो इंक्रीज होएगा। राइट है गाइस, हमने देखा था जो पॉइंट क्रिएट हुआ इंटरसेक्शन का, ये दो लाइन का, टोटल कॉस्ट लाइन और सेल्स लाइन, इसको बीपी बोलते हैं, और एंगल क्रिएट हुआ है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, बिगर द बेटर। नाउ गाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बीपी चार्ट है, सीबीपी है, उसके कुछ एजम्पशन है और उसके कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहला एजम्पशन क्या है, एक सिंपल पॉइंट याद रखना गाइज, ये जो चार्ट मैंने बताया हुआ है, ये चार्ट के अंदर जितने लाइंस है उतने आपके एजम्पशन है, ये चार्ट के अंदर जितने लाइंस है उतने आपके एजम्पशन है। सबसे पहला एजम्पशन क्या है सर जी, सबसे पहला लाइन कौन सा है, एक्स एक्सिस आउटपुट। गाइज आप अनलिमिटेड क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, मतलब ये हुआ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन प्रोडक्शन, जैसे कि आपका मटेरियल अनलिमिटेड अवेलेबल है, लेबर अवर्स अनलिमिटेड है, मशीन अवर्स अनलिमिटेड है, ठीक है, तो गाइज आप चाहे जितना आउटपुट मैन्युफैक्चर कर सकते हो। सर जी सेकंड लाइन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट लाइन है। वेरिएबल कॉस्ट लाइन का जो एजम्पशन है वो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। तीसरा लाइन है गाइस आपका फिक्स कॉस्ट लाइन। फिक्स कॉस्ट लाइन का क्या एजम्पशन है, तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, आप कितना भी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कीजिएगा आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम आएगा, आपका फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट फोर्थ एजम्पशन जो है वो गाइस आपके टोटल कॉस्ट का, देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ कॉस्ट, एक आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट और एक आएगा आपका फिक्स कॉस्ट, ये छोड़ के और कोई कॉस्ट है ही नहीं। ऑल कॉस्ट कैन बी बाइफरकेटेड इनटू वेरिएबल पार्ट एंड फिक्स कॉस्ट, variable and fixed cost, and guys if there is any semi variable overhead, semi variable will be further bifurcated into variable and fixed part। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आर यू गेटिंग दिस? सो हम लोगों ने क्या अभी तक डिस्कशन किया, अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ कॉस्ट, एक आएगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो बी बाइफरकेटेड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स पोर्शन। अगला जो लाइन था वो सेल्स। सर जी सेल्स का एजम्पशन है सर जी कि सेलिंग प्राइस शुड पर यूनिट शुड बी सेम, सेलिंग प्राइस पर यूनिट शुड बी सेम, इसलिए वो एक लीनियर लाइन आया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट शुड बी सेम, ये एक एजम्पशन है। एंड लास्ट एजम्पशन है गाइस, और वो एजम्पशन है आपका सेल्स क्वांटिटी का। सर जी आप जितना प्रोडक्शन कर सकते हो उतना आप बेच सकते हो, ऐसा एजम्पशन है, यानी सर अनलिमिटेड डिमांड है, वाई एक्सिस आप चेक करो, सेल्स ऊपर जाते रह रहा है, यानी अनलिमिटेड डिमांड है। सो गाइज हम लोगों ने ये सारे एजम्पशंस देखे सीवीपी चार्ट के, सीवीपी एनालिसिस के। पहला एजम्पशन क्या था, अनलिमिटेड आउटपुट है, कितना भी चाहे आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, देयर इज नो बॉटलनेक, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इनटू द प्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ कॉस्ट, एक आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट, एक आएगा आपका फिक्स कॉस्ट, यही दो आपके कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो बी बाइफरकेटेड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स पोर्शन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट शुड बी सेम। नेक्स्ट वन गाइज अनलिमिटेड डिमांड है, आप जितना प्रोडक्शन कर सकते हो उतना आप सेल कर सकते हो, इसका ये जो है वो एजम्पशन है। आ गया और एक पॉइंट गाइज जो है वो मैं बता देता हूं, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, एजम्पशन हमने डिस्कशन कर लिए, लिमिटेशन क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे आपके नोट्स के अंदर, लेकिन सर आ सकता है एग्जाम के अंदर। बस आप इतना याद रखना, जो जो एजम्पशंस मैंने बताया है वो सारे की सारे लिमिटेशंस भी है, एज इट इज आपके लिमिटेशंस के अंदर आएंगे। सबसे पहला एजम्पशन है आप अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर सकते हो, नहीं सर, एक्चुअल के अंदर मटेरियल कैन बी लिमिटेशन फैक्टर, लेबर अवर्स कैन बी लिमिटेशन फैक्टर, मशीन अवर्स कैन बी अ लिमिटेशन फैक्टर, तो रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, बॉटलनेक हो सकता है, इसके हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए, ऑप्टिमम मिक्स वाले क्वेश्चन। सेकंड एजम्पशन है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। जी हाँ, गलत है ये एजम्पशन, क्योंकि गाइज वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो सकता है, पर यूनिट सेम बोलता है, चेंज हो सकता है। हमने इकोनॉमिक्स के अंदर देखा था, इकोनॉमी ऑफ स्केल, जितना बेनिफिट ऑफ मास प्रोडक्शन, बल्क प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट का कॉस्ट कम हो सकता है, जैसे मटेरियल में आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ज्यादा क्वांटिटी अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो वर्कर लोग सीखेंगे, लर्निंग इफेक्ट आएगा और टाइम कम होएगा, लेबर की कॉस्ट जो है वो कम होगी। सो गाइज इन्होंने एजम्पशन लिया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, जो गलत एजम्पशन है, वो चेंज हो सकता है, कम मैन्युफैक्चर किया वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो सकता है, ज्यादा मैन्युफैक्चर किया वेरिएबल कॉस्ट आपका जो है वो कम हो सकता है। आगे हमने देखा था गाइज देयर आर ओनली, अच्छा फिक्स कॉस्ट का, सर फिक्स कॉस्ट का एजम्पशन था फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, गलत है सर ये एजम्पशन।
कुछ लेवल तक आपका फिक्स कॉस्ट सेम आएगा, उसके बाद आपका फिक्स कॉस्ट चेंज होएगा। सपोज मेरे क्लास का कैपेसिटी 200 स्टूडेंट का है, 1 लाख रुपए पर मंथ का मेरा रेंट है। कैपेसिटी अगर सपोज स्टूडेंट 200 से ज्यादा आ सकते हैं, आ गए, तो मुझे बड़ा क्लासरूम लगेगा, ऑब्वियसली मेरी जो रेंट है वो इंक्रीज होगी। आगे बढ़ते गाइस, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, और अगला पॉइंट बोलता है, सर फिक्स कॉस्ट में एक और पॉइंट बता देता हूं, जैसे कि सर रेंट रहता है, रेंट में हर साल कुछ इंक्रीमेंट रहती है ना, 10% 5% का इंक्रीमेंट रहता है। ओनर बोलता है एवरी ईयर 5% में इंक्रीज करूंगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम सर घटते जाता है, फिक्स जो इंश्योरेंस का प्रीमियम रहता है वो घटते जाता है। सर वर्कर लोगों की सैलरी इन्फ्लेशन के हिसाब से अपन बढ़ यानी इंक्रीज हो सकती है। सो गाइज फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, ये गलत है। ओके इसके बाद नेक्स्ट, देर आर ओनली टू टाइप ऑफ कॉस्ट विच कैन बी बाइफ्रिकेटेड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स। नहीं सर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट करके भी एक कंसेप्ट है, विच इज नॉट परफेक्टली फिक्स, विच इज नॉट परफेक्टली वेरिएबल। जो पर यूनिट सेम नहीं आता है, जो टोटल सेम नहीं आता है, वो आएगा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो एक और कॉस्ट है यहाँ पे, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से गाइज वो ऐसे स्टेप के जैसे चलता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो स्टेप के वैसे चलता है, तो टोटल कॉस्ट का जो लाइन है वो चेंज हो सकता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट शुड बी सेम। नहीं सर, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हमने देखा है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर जो है वो सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है। मोनोपोली मार्केट के अंदर आप सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हो, बाकी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सेलिंग प्राइस जो है वो मार्केट डिसाइड करता है। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में वेरी। चलिए अगला जो एजम्पशन था, अनलिमिटेड डिमांड। नहीं सर जी, अनलिमिटेड डिमांड नहीं हो सकता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर डिमांड कैन बी अ रिस्ट्रिक्शन। सो जो सिंपल पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपके एजम्पशंस है वही आपके लिमिटेशंस आएंगे। सो ये एक पॉइंट हमने जबरदस्त एक्सप्लेन किया है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। एजम्पशन एंड लिमिटेशन ये सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वन, अगला जो है वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है गाइज इलेबोरेट करने के लिए बोला है। क्या इलेबोरेट करने के लिए बोला है गाइज? आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रैक्टिकली कहां पे एप्लीकेबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा इसको। सर सबसे पहला जो है वो प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करने के लिए। जी हाँ सर जी, प्राइसिंग वर्कआउट करने के लिए जो है शॉर्ट टर्म में आपको अगर प्राइस डिसाइड करने का है तो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज किया जाता है। सर प्राइस यानी क्या, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है शॉर्ट टर्म के अंदर। सर सेकंड वन इज अ डिसीजन मेकिंग। एन नंबर ऑफ डिसीजन आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, डिसीजन आप क्या ले सकते हो, कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनी प्रोडक्ट डिसीजन, एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट डिसीजन, कौन सा नया मशीनरी परचेज करना है वो डिसीजन आपको लेना है। 2-3 ऑप्शन से मशीनरी का सर हमने इंडिफरेंस पॉइंट देखा था, तो वहां से जो है वो आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली आपके जो सर जी सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है मेक और बाय डिसीजन, ठीक है। इसके बाद सर जी स्पेशल प्राइसिंग डिसीजन, बैलेंस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिसीजन। तो एन नंबर ऑफ डिसीजन जो है वो आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा था, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। सेकंड, मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट वन, एसरटेनमेंट ऑफ रियलिस्टिक प्रॉफिट। जी हाँ, एसरटेनमेंट ऑफ रियलिस्टिक प्रॉफिट। नाउ गाइज यहां पे प्रॉफिट जो है वो रियलिस्टिक आता है। कैसे रियलिस्टिक आता है मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की कंपैरिजन करते वक्त। गाइज यहाँ पे मैं छोटे यानी कम इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रियलिस्टिक प्रॉफिट क्यों आता है। यहाँ पे जो आपका रॉ मटेरियल है, यहाँ पे आपका जो WIP है, यहाँ पे जो आपका फिनिश गुड्स है, वो मार्जिनल कॉस्ट पे वैल्यू होता है। किस पे वैल्यू होता है? मार्जिनल कॉस्ट पे वैल्यू होता है, वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू होता है। और जितना भी आपका फिक्स कॉस्ट रहता है, वो फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका पीरियड कॉस्ट कंसिडर किया जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिडर नहीं किया जाता है, पीरियड कॉस्ट कंसिडर किया जाता है। तो आपका जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा करेक्ट होता है, क्योंकि आप सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग लेते हो, वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हो, और जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो पूरा की पूरा पीरियड कॉस्ट कंसिडर करके, ठीक है, आप जो है वो P&L अकाउंट को पूरा की पूरा फिक्स कॉस्ट चार्ज करते हो। तो इससे आपका रियलिस्टिक सिचुएशन आएगा, आगे डिटेल में बताऊंगा मैं। नेक्स्ट वन सर जी, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्शन लेवल हमने देखना है, ऑप्टिमम मिक्स डिसीजन, ठीक है। तो गाइज व्हाट एवर द रिसोर्सेज अवेलेबल, डिमांड अवेलेबल, इसके अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो हम लोग जो है वो एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल डिसाइड कर सकते हैं। या फिर सर सेकंड, इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता है तो ऑब्वियसली आप मैन्युफैक्चर करते वक्त, जी हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा ही मैन्युफैक्चर करेंगे, बीईपी से ज्यादा आपका प्रोडक्शन होएगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा बीपी 10,000 है, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा मुझे कैपेसिटी यूटिलाइज करना है, ज्यादा मुझे जो है वो प्रोडक्शन करना है। चलेगा। सो ये जो 4 पॉइंट है याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेबोरेट द
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। गाइस सबसे पहला प्राइस डिसाइड करते वक्त, दूसरा मैनेजर को डिसीजन लेते वक्त, तीसरा जो था प्रॉफिट एसरटेन करते वक्त, रियलिस्टिक प्रॉफिट एसरटेन करते वक्त, स्टॉक वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट पे होता है, स्टॉक वैल्यूएशन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पे होता है, एंड फिक्स कॉस्ट पूरा की पूरा जो भी कुछ फिक्स कॉस्ट है वो डायरेक्टली P&L अकाउंट को डेबिट किया जाता है, कॉस्टिंग P&L को। सो रियलिस्टिक प्रॉफिट असेसमेंट होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट था, अगर गाइज आपको जो है वो प्रोडक्शन लेवल सेट करते आएगा कि मेरा बीपी ये है तो मुझे इससे ज्यादा ही मैन्युफैक्चर करना है, या फिर मेरे रिस्ट्रिक्शन ये है प्रोडक्शन में, तो गाइज मैं ऑप्टिमम कैसे प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो ये जो था वो मेरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। बढ़ते हैं गाइज आगे, अगले क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन गाइज, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। जो कुछ मेन डिफरेंस है पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद गाइज ये जो पॉइंट है वो आप पढ़ लेना। सबसे मेन जो डिफरेंस है वो है आपका फिक्स कॉस्ट का। गाइज मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, लेकिन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है? जी हाँ, एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। जो मार्जिनल कॉस्टिंग के उसके अंदर फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, पूरा की पूरा फिक्स कॉस्ट आप P&L को चार्ज करते हैं, लेकिन गाइज इन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं। गाइज सेकंड सिचुएशन है स्टॉक वैल्यूएशन करते वक्त। जी हाँ, अगला सिचुएशन कवर करते हैं। गाइज मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया, एक था पहला पॉइंट मेरा फिक्स कॉस्ट का था। ये फिक्स कॉस्ट का क्या पॉइंट था गाइज? फिक्स कॉस्ट सपोज सबसे पहले एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग लिखा, इसके बाद मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग लिखा। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। स्टॉक वैल्यूएशन अलग अलग है दोनों सिचुएशन में। जी हाँ, स्टॉक वैल्यूएशन जो आपका ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन अलग आता है। गाइस स्टॉक वैल्यूएशन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में यू आर गोना कंसीडर मटेरियल की कॉस्ट, यू आर गोना कंसीडर लेबर की कॉस्ट, यू आर गोना कंसीडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यू आर गोना कंसीडर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, प्लस यू आर गोना कंसीडर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। जी हाँ, आप जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड भी कंसीडर करते हो, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जब भी आप स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे तो अब स्टॉक वैल्यूएशन करना है आपको मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कंसीडर करना है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आप कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग यानी वेरिएबल कॉस्ट है सर जी, आप फिक्स कॉस्ट कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट वन सर जी, आपका एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट एडिशनल है, इसकी वजह से स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो कम है। जी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो कम है। नेक्स्ट वन फोर्थ सिचुएशन में कवर करूंगा, और फोर्थ सिचुएशन ये बोलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये पॉइंट आना चाहिए सर, एग्जाम जो पेपर चेकर है वो इंप्रेस हो जाएगा। जी हाँ, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्टिंग इज इन फेवर ऑफ सेल। फेवर सर जी, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन, क्यों ऐसे बोलता हूं? प्रॉफिट विल बी मोर, प्रॉफिट आपका हायर आएगा अगर, प्रॉफिट ज्यादा आएगा अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा किया हुआ है और आपने सेल जो है वो कम किया है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा आएगा। रीजन आपको बता देता हूं सर, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सपोज दिस वन इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर गाइज जो क्लोजिंग स्टॉक है, जी हाँ, वो क्रेडिट साइड के अंदर आएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट साइड के अंदर आएगा, एंड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड के अंदर आता है, बरोबर है गाइस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमने देखा था, स्टॉक का वैल्यूएशन कहां पे ज्यादा है? स्टॉक का वैल्यूएशन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसके अंदर गाइस आपने फिक्स कॉस्ट भी कंसीडर किया है। तो ऑब्वियसली अगर मेरे P&L अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट की अगर क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। तो जितना ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगा और सेल कम करूंगा उतना मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसमें फिक्स कॉस्ट का बर्डन शिफ्ट हो जाएगा अगले साल के अंदर, क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में फिक्स कॉस्ट भी कवर किया गया है, तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा आएगा। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग इज इन फेवर ऑफ सेल, प्रॉफिट विल बी मोर इफ सेल इज मोर देन प्रोडक्शन। आप बोलेंगे सर सेल प्रोडक्शन से ज्यादा कब होएगा? ओपनिंग स्टॉक अगर रहेगा तो ही ये पॉसिबल है। जितना ज्यादा सेल रहेगा उतना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उतना ही आपका प्रॉफिट आएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइज, अब डिसीजन लेते वक्त एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग विल नॉट हेल्प यू, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे आप एन नंबर ऑफ डिसीजंस ले सकते हो। ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है, आप वर्ड टू वर्ड आप चेक कर लेना गाइस। नेक्स्ट वन अगला है, जी हाँ गाइस, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैसे ही उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। जी हाँ
सर सबसे पहला जो एडवांटेज है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्राइसिंग डिसीजन या प्राइसिंग पॉलिसी। ओके, नाउ गाइस प्राइसिंग करते वक्त एकदम सिंपल है, सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने पड़ेंगे और प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस पूरा फिक्स कॉस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट जो है वो पूरा आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे जो प्राइस कैलकुलेशन करना है वो इजी होएगा। नेक्स्ट वन, सो अगर आपका फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होता है आपका फिक्स कॉस्ट, तो ऑब्वियसली आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कैलकुलेट करना इजी है। सर सेकंड, देयर विल बी अ प्रॉपर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, देयर विल बी प्रॉपर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। सर ये ओवरहेड रिकवरी के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो है वो ओवरहेड एब्सॉर्ब किया जाता है, एक प्री डिटरमाइंड रेट आपको कैलकुलेट किया जाता है ओवरहेड एब्सॉर्प्शन का, जैसे कि सर जी बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट, ये हमारा फॉर्मूला है। से फॉर एग्जांपल रेंट है, फिक्स्ड ओवरहेड है, आपके जो बजटेड ओवरहेड वो 1 लाख रुपए है और बजटेड आप प्रोडक्शन करने वाले थे 10,000 यूनिट्स का, तो गाइज बॉयज एंड गर्ल्स आपका 10 रुपए पर यूनिट का जो है, जी आई रिपीट, आपका 10 रुपए पर यूनिट का जो है वो ओवरहेड का एब्सॉर्प्शन का रेट आ गया। फिर एक्चुअल के अंदर जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे ओवरहेड एब्सॉर्ब करते जाएंगे, ओवरहेड आप रिकवर करते जाएंगे। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपने क्वेश्चन के अंदर या फिर अगर रियल में 9,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज, आपने ओवरहेड कितना एब्सॉर्ब कर दिया? 90,000। लेकिन सर जैसे मैंने आपको बताया ये रेंट है, आप कम मैन्युफैक्चर करो या फिर आप ज्यादा मैन्युफैक्चर करो, रेंट तो आपको पूरा ही पे करना पड़ेगा, विच इज 90,000 रुपीज का रेंट आपको पे करना पड़ेगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, सॉरी 90,000 नहीं दर्शन, 1 लाख रुपए का जो है वो रेंट आपको पे करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, 1 लाख रुपए का रेंट पे करना पड़ेगा। सो कम मैन्युफैक्चर किया, ज्यादा किया, फिर भी 1 लाख, लेकिन आपने एब्सॉर्ब कितना किया सर जी? 90,000। ये परफेक्ट सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अंडर एब्सॉर्प्शन। या फिर अगर आपने 11,000 क्वांटिटी मैन्युफैक्चर किया, मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए, 1,10,000 आपने फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर किया, लेकिन पे तो आपको 1 लाख ही करना है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। तो गाइज जब एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड आप फॉलो करते हैं तो ऐसे अंडर एब्सॉर्प्शन और ओवर एब्सॉर्प्शन आता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन आने का कोई सवाल ही नहीं आता है। रीजन इज दैट फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, पूरा की पूरा फिक्स कॉस्ट जो है वो आप पीएनएल के अंदर चार्ज कर देते हो, जितना आपने इनकर किया पीएनएल के डेबिट साइड के अंदर आ जाएगा। सो अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन का कोई चांस यहां पे बनता नहीं दिखता। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर जी, प्रॉपर ओवरहेड रिकवरी होता है। नेक्स्ट वन, ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, शो द रियलिस्टिक प्रॉफिट। सर रियलिस्टिक प्रॉफिट कैसे आता है? जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो एकदम प्रॉपर हो रहा है, स्टॉक वैल्यूएशन। एंड गाइस स्टॉक वैल्यूएशन करते हुए मार्जिनल कॉस्ट आपने कंसीडर किया हुआ है, जो आपका डब्ल्यूआईपी का स्टॉक है, जो आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक है, मार्जिनल पे वो वैल्यू हुआ है और पूरे फिक्स कॉस्ट जो है वो आपने पीएनएल को चार्ज कर दी है, तो रियलिस्टिक एंड प्रॉपर प्रॉफिट जो है वो आपको दिखेगा। नेक्स्ट वन गाइज, इससे आपको पता चल जाएगा हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी मैन्युफैक्चर, ये ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस हो चुका है। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आपको मैन्युफैक्चर करना है, ये एकदम थंब रूल है, ठीक है। तो कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करना है ये अपने को पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन सर, मोर कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर। जी हाँ, मोर कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर। वेरिएबल कॉस्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं, जनरली फिक्स कॉस्ट आर अनकंट्रोलेबल। तो आपने जैसे बाइफरकेशन कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कंट्रोल करना आपको इजी होगा। नेक्स्ट वन, इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कौन से डिसीजन ले सकते हैं? मेक और बाय डिसीजन है, बैलेंस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिसीजन है, कंटिन्यू और शटडाउन डिसीजन है, नया टेक्नोलॉजी आपको लेके आने का, नया मशीनरी इंस्टॉल करने का है, जैसे हमने देखा था मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सेमी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन लेके आए सर, वो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट या फिर इंडिफरेंस पॉइंट के क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसे कुछ डिसीजन जो है वो आप ले सकते हैं। एंड गाइस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्लानिंग कर सकते हैं। 5-6 पॉइंट आपने याद रखा तो भी चलेगा। सो ये आपके एडवांटेजेस है। सर कौन से एडवांटेजेस हमने देखे? सबसे पहला जो एडवांटेज हमने देखा सर जी, सिंप्लीफाई करता है प्राइसिंग में। ओके सर, प्राइसिंग करना बहुत ही सिंपल है, फिक्स कॉस्ट एकदम टोटल अपने को रिकवर करना है, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर करना है, एंड ये जो फिक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं होता है, तो सेलिंग प्राइस जनरली कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वन, ओवरहेड का रिकवरी प्रॉपर होगा। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में पॉसिबल नहीं, क्योंकि पूरा की पूरा हम लोग जो है वो पीएनएल अकाउंट को चार्ज करते हैं एक्सपेंडिचर ओवरहेड्स। शो द रियलिस्टिक प्रॉफिट। प्रॉफिट रियलिस्टिक होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन एकदम प्रॉपर होता है, अननेसेसरी उसके अंदर फिक्स कॉस्ट का बर्डन नहीं शिफ्ट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पे ही आपका स्टॉक वैल्यूएशन होता है, तो प्रॉपर आपका जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी आएगा। प्लस जितने भी फिक्स कॉस्ट है करंट ईयर के, ये पूरे आप पीएनएल को चार्ज करेंगे। नेक्स्ट वन, आपको ये पता चल जाएगा हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस, यानी आपको जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर मैन्युफैक्चर करना है। एक्सपेंडिचर पे अच्छे से कंट्रोल आएगा, वेरिएबल कॉस्ट जनरली कंट्रोल होता है, फिक्स कॉस्ट जनरली कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट वन, वैरिएंस एनालिसिस मीनिंगफुल होएगा मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, वैरिएंस एनालिसिस यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट वन, ये मैनेजर को डिसीजन लेते वक्त हेल्प करेगा,
और डिसीजन के कुछ आप एग्जांपल लिखेंगे, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू डिसीजन, उसके बाद कंटिन्यू और शटडाउन डिसीजन, ऑप्टिमम मिक्स डिसीजन आएगा, नया मार्केट में एंटर करना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, नया टेक्नोलॉजी परचेज करना, ये डिसीजन लेना है, या फिर सर जी मेक और बाय डिसीजन, बैलेंस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिसीजन. These are examples of some short term decision you can take. Then short term profit planning, last point क्या आपका short term profit plan कर सकते हो ब्रेक इवन चार्ट से, बीपी चार्ट से. ओके, अब इसका जो है वो हम लोग चेक करते हैं लिमिटेशन क्या है. सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाइफरकेट कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स. हम लोगों ने कुछ 5 मेथड देखे थे वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेशन करने के सेमी वेरिएबल कॉस्ट को. सर सबसे पहला मेथड था हमारा सर जी ग्राफिकल मेथड, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, हाई लो पॉइंट मेथड, ओके, लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड एनालिटिकल मेथड. तो गाइज आपको कोई ना कोई तो भी मेथड फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कंसिडर करना है तो. ओके, नेक्स्ट वन सर जी डिपेंडेंस ऑन अ की फैक्टर. जी हाँ गाइज, डिपेंडेंट ऑन की फैक्टर, जैसे मैं आपको बता दूं, आप 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी. आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया. सपोज ए का कंट्रीब्यूशन 100 है, बी का कंट्रीब्यूशन 50 है, सी का कंट्रीब्यूशन 10 है. सो सर ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर. ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिसाइडिंग फैक्टर क्यों नहीं है, इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं. सर सपोज आपका मटेरियल लिमिटेड है, आप इसके बेसिस पे डिसीजन ले ही नहीं सकते. आप ऐसा बोल नहीं सकते ए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि गाइज जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं इससे पूरा पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा. मैंने आपको एग्जांपल देना है और एग्जांपल ये है गाइज, एकदम जबरदस्त एग्जांपल है. सर मटेरियल लिमिटेड है, मटेरियल लिमिटेड है, ऑप्टिमम मिक्स का क्वेश्चन है, की फैक्टर का क्वेश्चन है, ओके, बॉटलनेक का क्वेश्चन है, मटेरियल लिमिटेड है. अगर आपने चेक किया सर जी 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए ए के लिए 25 केजी का मटेरियल लगता है. सर बी के लिए अगर आप चेक कर पाएंगे गाइज 10 या फिर से फॉर एग्जांपल 5 केजी, ओके, 5 केजी का मटेरियल लगता है और सपोज इसका कंट्रीब्यूशन 20 रुपए है, यहाँ पे 1 केजी का मटेरियल लगता है. नो गाइज मैंने जैसे आपको बताया मटेरियल लिमिटेशन में है, तो 100 रुपए का एक को कंट्रीब्यूशन अगर लाना है तो 25 केजी का मटेरियल यूज करना पड़ेगा. तो 1 केजी का सर 25 केजी का 100 रुपए, तो 1 केजी का जो आएगा वो 4 रुपए ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन आ रहा है. सर 50 रुपए का बी का कंट्रीब्यूशन लाने के लिए 5 केजी यूज करना पड़ेगा. तो गाइज बॉयज एंड गर्ल्स 10 रुपए पर केजी का जो है वो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया. तो गाइस जो सी है वो सी का क्या है सर जी 20 डिवाइडेड बाय 1, 20 रुपीज पर केजी. तो भाई साहब इन्होंने क्या बोला है कि कंट्रीब्यूशन इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर. अगर आपका लिमिटेशन फैक्टर है, की फैक्टर है, तो आपने डिसीजन लेते वक्त कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर कंसीडर करना है. जैसे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स. ठीक है, तो सर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है की फैक्टर पे. मटेरियल, लेबर, मशीन आवर्स कैन बी अ की फैक्टर. नेक्स्ट वन सर जी स्कोप फॉर लो प्रॉफिटेबिलिटी. जी हाँ, लो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? अगर आपका जो सेल्स टीम है, अगर आपका जो मार्केटिंग टीम है गलती से मार्जिनल कॉस्ट को ही टोटल कॉस्ट कंसीडर कर लिया उन्होंने, तो सर सेलिंग प्राइस वो कम डिसाइड कर सकते हैं और इसमें कंपनी का लॉस हो सकता है, फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकता है. नेक्स्ट वन देन फॉल्टी वैल्यूएशन. जी हाँ सर जी, फॉल्टी वैल्यूएशन यहां पे ऐसे दिया गया है कि गाइस अगर आप लार्ज कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बड़ा सारा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 2-3 साल के अंदर चलने वाला है, तो जो आपका वर्किंग प्रोग्रेस है, जो आपका स्टॉक है, वो वैल्यूएशन करते हो आपने फिक्स कॉस्ट कंसीडर करना चाहिए. फिक्स कॉस्ट आपने कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर, बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ऐसा उन्होंने बोला है. नेक्स्ट वन सर जी अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ कॉस्ट. ठीक है सर जी, अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ कॉस्ट इन्होंने एजम्पशन लिया है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम. मैंने आपको ऑलरेडी बताया वेरिएबल कॉस्ट कैन बी चेंज, इकोनॉमी ऑफ स्केल बताया. सर वर्कर लोगों का एफिशिएंसी बढ़ जाता है अगर बार बार प्रोडक्शन करते हो, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं, तो सर आपका जो है वो टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोडक्शन करते हो. फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सर, रेंट बढ़ते जाता है हर सालों साल, सैलरी कम होते सैलरी जो है वो बढ़ते जाता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो कम होता है. सो गाइज ये जो कॉस्ट है वो अनप्रेडिक्टेबल है. आप ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम. नेक्स्ट वन
सर जी मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो इग्नोर करता है टाइम फैक्टर एंड इन्वेस्टमेंट। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, टाइम फैक्टर एंड इन्वेस्टमेंट। सपोज दो प्रोजेक्ट है, सपोज दो प्रोडक्ट है, दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए एंड बी प्रोजेक्ट है। सर दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है, 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता दूं, सर जी ए मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको 10 डेज लगता है, लेकिन बी जो है वो 2 दिन के अंदर मैन्युफैक्चर हो जाता है। सर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ऐसे टाइम का डिफरेंस देखा ही नहीं गया है। सर आपके लिए उल्टा बी ज्यादा फिर बेनिफिशियल है ना, क्योंकि सर वो तो 2 दिन के अंदर बन के रेडी होता है, आप ज्यादा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर सकते हो। नेक्स्ट सर जी, सर इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कंसीडर नहीं कर सकता है। सपोज ए मैन्युफैक्चर करने के लिए 5 करोड़ का मशीनरी लगा हुआ है, बी मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोज ओनली 50 लाख रुपए का ही मशीन लगा हुआ है, तो गाइस हमारे लिए बी प्रोडक्ट ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन ये क्या देखता है, अरे भाई कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, ठीक है ना, आप ए मैन्युफैक्चर करो या फिर बी मैन्युफैक्चर करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या इग्नोर करता है सर, ये टाइम फैक्टर इग्नोर करता है, प्लस सर ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इग्नोर करता है। नेक्स्ट वन, सो अंडरस्टेटिंग ऑफ डब्ल्यूआईपी, ठीक है। ये जो डब्ल्यूआईपी है और रॉ मटेरियल सॉरी फिनिश गुड्स का और डब्ल्यूआईपी का स्टॉक है वो कम होता है, क्योंकि उसके अंदर फिक्स कॉस्ट ये कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए आइएगा गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन है, जी हाँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ आएगा। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? What does the margin of safety indicate? How you can calculate the margin of safety? Sir, margin of safety क्या है? एक सिंपल पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एनी सेल ओवर एंड अबव ब्रेक इवन सेल्स इज कॉल्ड एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। सर बीईपी के ऊपर आपने जितना भी सेल किया है, सपोज बीईपी ये पार्ट है गाइस, बीपी के ऊपर जितना भी सेल्स है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको याद रखने पड़ेंगे, यहां पे कोट करने पड़ेंगे। सर ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उतना ही आपका फिक्स कॉस्ट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उतना ही आपका प्रॉफिट है। सो गाइज मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आपको प्रॉफिट पता चल सकता है। गाइज प्रॉफिट अगर चाहिए तो बीपी के ऊपर जाना है, और बीपी के ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो है वो एक प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशियो। देयरफॉर अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया है थियरी के अंदर, आप बोल रहे कुछ प्रैक्टिकल सिखा रहा है ये बंदा, नहीं सर ये थियरी में दिया हुआ है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। जी हाँ गाइस, सो ये जो इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कवर किया है गाइज। में जो अपने नॉर्मल लेक्चर है एज वेल एज गाइज जो रिवीजन लेक्चर है उसके अंदर जो बाकी कंसेप्ट है वो मैंने बहुत डिटेल के अंदर बताया था। इंडिफरेंस पॉइंट हो गया सर जी, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट है सर जी, कंटिन्यू और शटडाउन डिसीजन है, उसका थियरी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया आइदर रिवीजन लेक्चर के अंदर या फिर रेगुलर लेक्चर के अंदर। ये हार्डकोर थियरी जो है वो क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। जी हाँ।